अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये चंद पॉइंट्स, जैसा कि पिकेक्स माउंटेन को उड़ाने की ट्रम्प ने धमकी दी। ये पिकेक्स माउंटेन है क्या, इसकी क्या अहमियत है, क्या वाकई से उड़ा पाएगा अमेरिका या नहीं। दूसरा ये कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये धमकी लगाई है हौसीज को कि वो किसी भी तरीके से ये जो वेसल्स रोक रहे हैं बाब अल मंदब में, ये ना रोके। इसकी क्या डिटेल है और इसकी क्या मुस्बिरात होंगे, इस पर बात करेंगे। तीसरा ये कि न्यू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अब अमेरिका को अपने अड्डे फ्राहम करने का ऐलान कर दिया ईरान के खिलाफ, इसका क्या मामला है। और चौथा ये कि अमेज़न सेंटर जो बहरीन में हिट किया ईरान ने, ये क्या गेम थी, क्या मामला था। नेक्स्ट ये कि इंडिया में राहुल गांधी को अरेस्ट किया गया, वहां पर जो कॉकरोच पार्टी है वो क्या करने जा रही है, क्या इंडिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है। फिर 5 अगस्त से पीटीआई नई तहरीक का ऐलान कर चुकी है, वो शुरू करने जा रहे हैं। क्या वो वाकईतन अपने लीडर को आजाद कर पाएंगे या महज एक उनकी खाम ख्याली होगी, इस मरतबा भी कोई हैंड हो जाएगा। फिर हमने ये बात करनी है कि आलमी मंडी में ऑयल की प्राइसेस $94 पर बैरल से तजावुज करके 100 तक जाने वाली हैं। पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़ने की वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से जो पेट्रोल पंप्स की हड़ताल है, ये क्या है, क्या इसके असरात होंगे। चाइना ने $28 बिलियन पाकिस्तान से मांग लिए और अमेरिका से पाकिस्तान ने $10 अरब और सऊदी अरब से $6 अरब की दरखास्त कर दी है। फिर डॉक्टर नबीहा अली के खुला केस का मामला चल रहा है, रोना धोना जारी है सोशल मीडिया पर, इसकी क्या डिटेल्स हैं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली हौसी रेबल्स को ये वार्न कर दिया है अपनी प्रेस रिलीज के जरिए, फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज के जरिए, कि आप बाज आ जाएं। और पाकिस्तान इनके बाब अल मंदब बंद करने के अमल की शदीद मजम्मत करता है। सऊदी अरब के वेसल्स को रोकना उसकी खुद मुख्तारी के मुनाफी है और इससे तजारत को नुकसान है। अहमर में तजारत हो रही है, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बराह मेहरबानी इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। और पाकिस्तान साथ ही मुज़ाकरात पर जोर देता है, यानी ये कि पाकिस्तान ने डायलॉग की भी बात की और सऊदी स्टैंस को सपोर्ट किया। ये उस मौके पर किया गया जब पाकिस्तान में ईरानी वजीर दाखिला आए थे। एक तो चाइना से डायलॉग पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है, चाइना नाराज़ है ईरान से। वहाँ पर जो IRGC, जैसा कि पिछली वीडियो मैंने जिक्र किया, वो बगावत कर रहे हैं और वहाँ के सियासी निज़ाम पर मुकम्मल तौर पर बरतरी और कंट्रोल हासिल करते चले जा रहे हैं। तो चाइना नाराज़ हो गया था, इनके अमन मुआहदा IRGC की वजह से ख़राब हुआ, अमेरिका की वजह से नहीं, चाइना के बकौल। और वहाँ की पोलिटिकल क़यादत भी ईरान की जो है, जो अमन मुज़ाकरात में शामिल थे, इराक़ची साहब वगैरह, कालिबाफ वगैरह, वो भी यही गिला करते नजर आते हैं कि IRGC हमारी नहीं सुन रही, हम क्या करें। तो ये रीज़न थी। दूसरा उनके आने की वजह ये थी कि यहाँ पर जो हौसीज का मामला है, पाकिस्तान इसमें दखल है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए अपनी जो पोजीशन है वो वाजे कर दिया आज कि हम हौसीज के खिलाफ हैं और बाब अल मंदब को बंद करना जो है किसी तरीके से खित्ते के मफाद में नहीं। और इसका बैकग्राउंड नाजरीन ये है कि पाकिस्तान से चाइना ने $28 बिलियन का चाइनीज़ बैंकिंग सिस्टम ने मुतालबा कर दिया, लोन दिया था, बड़े सूद पर हासिल किया हमारे हुकूमतों ने। तो उसको $28 बिलियन उन्होंने, चाइना ने एकदम मांग लिए। क्या ये कोई डिमांड है उसकी खातिर ये किया जा रहा है, कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर है कि पाकिस्तान अमेरिका की जो मफादात से हट कर, जिस तरह पाकिस्तान हर तरफ खेलता है विकेट के, तो चाइनीज़ को ज़रा फोकियत दे। तो पाकिस्तान से चाइना ने $28 अरब मांग ली हैं। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान को अब सऊदी अरब से मदद की ज़रूरत है। $6 अरब पाकिस्तान ने सऊदीया से तलब कर लिए हैं। तो इसलिए सऊदी अरब को अपीज़ करना, राज़ी करना ज़रूरी है, इसलिए हौसीज के खिलाफ स्टेटमेंट पर इत्तफाक किया गया, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट। क्या पाकिस्तान अमलन वहाँ पर मुदाखलत करेगा, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस भेजने का या उस मामले में हौसीज को बज़ौर क़ुव्वत रोकने का कोई ऐलान नहीं किया। प्रेस रिलीज वो भी फॉरेन ऑफिस की तरफ से, ISPR की तरफ से नहीं दी गई। ये पॉइंट समझने वाला है। इसलिए पाकिस्तान इस पर डिप्लोमेटिक तौर पर ही मजम्मत करता रहेगा, लेकिन इसमें अमलन इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान बैक वक्त चाइना को भी नाराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना हौसीज को सपोर्ट करता है। चाइना जो है वो हौसीज की हिमायत में है और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हौसीज का जो मौक़िफ़ कमज़ोर हो। लेकिन सऊदी अरब से भी चाइना के अच्छे रिलेशन हैं, तो चाइना हौसीज और सऊदीया के दरमियान को पैचअप कराने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान को यूज़ करेगा, खुद भी अपना प्रेशर डालेगा। लेकिन इस बाब अल मंदब के बंद करने से ये सऊदीया को नुकसान है, अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है। चाइना चाहता है अमेरिका को नुकसान हो, अपने हलीफ सऊदी अरब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। तो पाकिस्तान बीच में सैंडविच होकर रह गया, सिर्फ बयान पर इत्तफाक किया गया। अमलन मुदाखलत होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये वार्न किया गया था, 11वें दिन हमला किया, 11वीं रात हमला किया अमेरिका ने ईरान पर और शदीद कहर मचाया। तो साथ ये भी धमकी दी ट्रंप ने कि हम ईरान की पिकेक्स माउंटेन को उड़ा देंगे। और पिकेक्स माउंटेन वो है जिसके बारे में अमेरिका खुलकर इसलिए बात कर रहा है कि वहाँ डेफिनेटली वहाँ पर ईरान का उसके नीचे न्यूक्लियर प्रोग्राम मौजूद है। पिकेक्स माउंटेन जो ईरान के सूबा इस्फहान में वाक़ है और उसके नतांज के न्यूक्लियर प्लांट, नतांज की सिटी के करीब वाक़ है। तो कहा यह जाता है कि वहाँ पर टनल्स बनी हुई जो नतांज से लिंक्ड हैं। लेकिन मामला सिर्फ ये है कि कोई बंकर बस्टर बम या मिसाइल ऐसा नहीं बना जो इतनी गहराई में जा सके। 200 मीटर
तक तो बंकर बस्टर मिसाइल या बम जा सकता है, इससे आगे की टेक्नोलॉजी अभी इंसानियत ने ईजाद नहीं की, किसी मुल्क ने नहीं की। जबकि ये कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 किलोमीटर गहराई में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम टनल्स की सूरत में एल वाई शेप्स में बना हुआ है, और कई किलोमीटर तक ये टनल्स फैली हुई हैं, और वो इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं सेंट्रीफ्यूज को, और हाई लेवल की सेंट्रीफ्यूज जो है ना वो प्रोसेस होते हैं, सारा कुछ वह एनरिचमेंट हो रही है तो उसी पिकेक्स माउंटेन के नीचे। और ये नतांज इस्फहान के यानी ईरान के सेंटर है, यहाँ पर ये अहम तरीन जगह है। नतांज के न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पहले अमेरिका ने जुज़वी हमला किया था, उसे नुकसान पहुंचाया था 2025 में, लेकिन अब उसे उन्होंने रिपेयर कर लिया। तो इस सिचुएशन में ये मामला देखिए किस तरफ जाता है। या पिकेक्स माउंटेन को अमेरिका वाकई हिट करेगा, लेकिन हिट करने के लिए इसका मतलब जब हिट करने का ट्रंप कह रहे हैं वो रिवायती वेपन से नहीं कर रहे, बंकर बस्ट नहीं, वो न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एटमी हथियार ही है जो 500-600 मीटर तक गहराई में जा सकता है, लेकिन वो भी 1 किलोमीटर तक हमला करने में नाकाम है। लेकिन 500-600 मीटर तक गहराई में अगर इतनी तबाही होती है तो उससे जो अर्थ को एक टाइप आएगा सिचुएशन, उससे शायद प्लांट जेर जमीन तबाह हो जाए, इफेक्ट हो। लेकिन ईरानियंस को वक्त से पहले बता देने का मतलब है वो टनल्स को कहीं से कहीं पहुंचा चुके होंगे, प्रोग्राम भी कहीं से कहीं शिफ्ट कर चुके होंगे। लेकिन पिकेक्स माउंटेन का बार बार जिक्र करना मतलब ये स्ट्रेटजिक मूव है ट्रंप का कि हम फिर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। तो ये अपनी एक आखिरी कार्ड के तौर पर वो खेल रहे हैं, ईरान को बार बार मुज़ाकरात की तरफ ला रहे हैं। लेकिन IRGC है, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने जिक्र किया, जो डायलॉग नहीं होने देना चाहता और इस राह में रुकावट है। ईरानियंस के बारे में एक और रिपोर्ट आई है कि जो उनकी रेलवे लाइन और उनके पुल तबाह किए थे जो मशहद से तेहरान की तरफ, वो उन्होंने 24 घंटे में वो कंस्ट्रक्शन कर लिया, दोबारा वो पुल चला दिया, ट्रेन बहाल हो गई है। यानी 24 आवर, दिस इज गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने उस पुल को रिपेयर कर लिया और वो पुल बनाकर वो दोबारा उनकी ट्रेन चल पड़ी है। वहाँ के लोग इस मामले को बिल्कुल रूटीन मैटर के तौर पर ले रहे हैं, वो नहीं समझ रहे कि जंग है, उन्हें लग इन रहा कि जंग है, वो बड़े इंजॉय कर रहे हैं और जज्बा उनका बुलंद हो रहा है। तो ऐसी कौम है। तो यूके में जो रजीम चेंज हुआ है, कीर स्टारमर को रिमूव करके, जो 2024 से 2026 तक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, बड़े अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहे थे, लेकिन उन्हें हटाकर उसके बाद अब वहां पर नई शख्सियत को यानी एंडी बर्नहम को तैनात कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर। और उनके लाने के बाद पहला काम जो उनसे करवाया गया वो ये है कि उन्होंने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे फराहम करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर कीर स्टारमर जो है मना कर रहे थे, रिलक्टेंट थे, उन्हें हटाया गया। और उनका असर रसूख से हमी लॉबी का देखिए नाज़रीन इस हद तक है ब्रिटिश सिस्टम में कि वहाँ लेबर पार्टी के ही प्राइम मिनिस्टर को हटाकर पार्टी के अंदर रजीम चेंज हुई है। ठीक है जी, दूसरी पार्टियों से नहीं किसी को लाए, वो जनाब वाली वो लेबर पार्टी के अंदर से ही प्राइम मिनिस्टर 2 साल के वजीर आजम को हटाकर नए वजीर आजम को ले आए हैं। और उनसे आते ही पहला हुक्मनामा ये जारी करवाया गया कि हम अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं। अब आप सोचेंगे यूके के अंदर अड्डे देने से अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा। बात यह है कि अमेरिका के अक्सर एयर बेसिस और इंस्टॉलेशन ईरान की जद में हैं, ईरान के मिसाइल्स कहर ढा रहे हैं और तमाम अड्डे तबाह हो चुके हैं, सोल्जर्स मैरीन मारे जा चुके हैं। अमेरिका के पास सर छुपाने की मिडल ईस्ट में जगह नहीं रही, तो उन्हें अपने असले की सप्लाई लाइन बहाल रखने के लिए और अटैक करने के लिए एयर बेसिस चाहिए। तो ब्रिटेन के पास डिगो गार्शिया का अड्डा है बहरे हिंद में, और दूसरा उनके पास मौजूद है यहाँ पर ये जो यहाँ हमारा साइप्रस है, साइप्रस में नेवल ये एयर बेस मौजूद है ब्रिटेन की। अगर ये अमेरिका के हवाले करते हैं तो अमेरिका वहाँ से आसानी से मिडल ईस्ट में ऑपरेशन कंडक्ट कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचा है अमेरिका और इसराइल को, इससे कि ईरान को नुकसान पहुँचाने के लिए नए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, एंडी बर्नहम साहब ने ये फैसिलिटेट कर दिया है अमेरिका को। और इस पर तनकीद भी हो रही है, वहाँ पर पार्टी के अंदर भी तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया पर भी तनकीद हो रही है कि आते पहला काम जनाब ने ये किया, ये करने आए थे, इससे साबित होता है यही जल्दी पड़ी हुई थी कि रजीम चेंज करवाया गया। बहरहाल इससे असर और रसूख का अंदाजा होता है वो लॉबी किस हद तक इंट्रेंच्ड है, रासिक है, जड़ें गहरी हैं सिस्टम में। नाजरीन फिर ये आपने सुना होगा कि अमेज़न सेंटर जो डाटा सेंटर है बहरीन में, उसे ईरान ने निशाना बनाया, हिट किया। ये बहुत बड़ा मूव है, ईरान का स्ट्रेटेजिक मूव है। मेरे ख्याल में चंद बड़े निशानों में एक एयरपोर्ट तबाह करने से ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि एक तो ये कि यहाँ पर मिडल ईस्ट में जो इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी अब डर गई हैं कि अब उनका मुस्तकबिल मखदूश है। अब कौन सी डाटा कंपनी, कौन सी IT सॉफ्टवेयर AI कंपनी यहाँ पर आकर मिडल ईस्ट में इन्वेस्ट करेगी ईरान और बाकी मुल्कों की लड़ाई में। उन्हें पता है सीज फायर होगा, फिर लड़ाई होगी, अगले चंद साल तक तो मुझे पॉसिबल नहीं दिखाई देता। दूसरा, ये डाटा सेंटर क्या काम कर रहा था, इस पर हैरान होंगे आपकी। ये डाटा सेंटर वहां पर जितना जासूसी हो रही थी, वहां पर जितनी सर्वेलेंस हो रही थी, ईरान का जितना डाटा, जहां इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही थी, इसी डाटा सेंटर को इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर ये हुआ कि नाजरीन इंडिया में पेपर लीक होने के खिलाफ जो सोनम वांगचुक ने तहरीक शुरू की,
اس پر ان پر تشدد کیا گیا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور انہیں گرفتار بھی کیا گیا. اس کے خلاف اسٹوڈنٹ نکلے، ایک اسٹوڈنٹ کو تشدد سے نشانہ بنایا گیا، تشدد کا ایک اسٹوڈنٹ کو. تو اس کے بعد راہل گاندھی صاحب اور ان کی بہن پرینکا گاندھی احتجاج کرنے مودی صاحب کے یعنی پرائم منسٹر ہاؤس کے گھر کے باہر آئے. وہاں انہوں نے دھرنا دے دیا. 21 جولائی کو ان پر دھرنے کے دوران تشدد ہوا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا. بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا. لیکن سونم وانگچو وہ شخصیت ہے، میں آپ کو بتا دوں، کہ جن پر عامر خان نے 3 ایڈیٹس مووی بنائی ہے. خود انہوں نے وہ کردار ادا کیا. وہ بڑی ایکٹیوسٹ شخصیت ہیں، لداخ سے ہیں. ایجوکیشن سسٹم، سائنسی ریفارمز اور لداخ کے لوگوں کے لیے حقوق حاصل کرنے کے لیے بڑی مہم چلا رہے ہیں، بہت زیادہ پاپولر ہیں. اور مودی حکومت ہمیشہ اور کارپوریٹ سیکٹر ان سے لرزہ برندام رہتا ہے. انڈیا میں زبردست شخصیت ہے، میرے فیوریٹ ہیں. لیکن ان پر تشدد ہوا. راہل گاندھی پاپولیرٹی حاصل کر رہے ہیں لبرل طبقوں میں. مودی کی اکانومی دشمن پالیسی اور جتنے ان کی جو مینورٹی دشمن پالیسیز ہیں وہ فائدہ دے رہی ہیں راہل گاندھی کو. وہ ہر موومنٹ کو کیش کرانے چلتے ہیں. یہ انہوں نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے. یعنی راہل گاندھی نے یہ شاٹ ماری ہے جو گراؤنڈ کے باہر یہ بال گئی ہے جا کر، کیونکہ اس سے اور پاپولر ہو گئے ہیں کہ اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں دیش کے جو ان کے ہیں کروڑوں اسٹوڈنٹس اب راہل گاندھی کے ساتھ ہیں. وہ راہل گاندھی ان کی آواز بن گئے. یہ اتنا بڑا اسٹروک ہے کہ وہاں کی اوور ویلمنگ میجورٹی جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا ووٹ سوئنگ کر گیا ہے راہل گاندھی کی طرف ایک دن کے اس ایکشن سے. اور مودی مزید ان پاپولر ہو گئے ہیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اور مقبولیت کا گراف تو اس کا گر گیا ہے. اور اس سے تشدد کر کے انہوں نے بڑا رانگ میسج دیا. حالانکہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے اس سے تشدد کا انہیں فائدہ ہی ہوا ہے. یعنی پروٹیسٹ کرنے کا، پروٹیسٹ ختم کر دیا گیا، لیکن اس سے ایک تو سیکورٹی فورسز پر تنقید ہوئی بہت زیادہ انڈیا میں اور پوری دنیا میں، اور ساتھ ساتھ مودی صاحب پر تنقید ہوئی کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. پرچم میں بے ضابطگی کا معاملہ تھا تو اسے اور پیار سے سلجھایا جا سکتا تھا. اور مطالبہ سونم وانگچو کا بالکل ٹھیک تھا کہ جی پیپر جو لیک ہو جاتے ہیں پہلے سے ہی، اسے روکا جائے، اس کی تحقیقات کروائی جائے. اس میں کیا برائی چیز ہے؟ کوئی میزائل حملے کا تو نہیں کہہ رہے تھے. وہ اتنا جائز مطالبہ بھی رد کر دیا گیا مودی سرکار کی ضد کی وجہ سے. اب نتائج بھگتنے کے لیے مودی صاحب تیار رہے. ناظرین، ایک طرف انڈیا میں کاکروچ پارٹی کی موومنٹ ہے اور سونم وانگچو کی تحریک زور و شور سے جاری ہے. راہل گاندھی پروٹیسٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ باہر نکلے ہوئے. دوسری طرف پاکستان کے اسٹوڈنٹ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور خواب خرگوش میں محو ہیں بہت زیادہ. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو آئل پرائسز بڑھ جاتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کی بہت بڑی ایک ناکامی سمجھ لیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کی قوت کو کیش کرانے میں ناکام رہی ہے، نوجوانوں کو گھروں سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئی. 5 اگست کو علیمہ خان صاحبہ جو 100 سے زائد مرتبہ اڈیالہ گئیں، دوبارہ انہوں نے کال دی ہے 5 اگست کو. اگرچہ ان کی لیڈرشپ نے جو پارٹی کی ہے انہوں نے کال دی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کمپرومائز ہے، وہ ایک دن کی کال سے کچھ نہیں اکھڑنا. تو انہوں نے کہا اسے لانگ ٹرم تحریک میں بدل دیں گے. اب ہر جگہ پروٹیسٹ، گلی گلی احتجاج ہوگا. تو 5 اگست کی تحریک کا اعلان کر دیا. اس سے پہلے کیا گرفتاریاں ہوں گی، کیا معاملات ہوں گے، اس چیز کا پتہ چلے گا. البتہ یہ کہ اب اس سچویشن میں، اس گمبھیر سچویشن میں پی ٹی آئی کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن ہے. کیونکہ اگر وہ اس چیز کو کامیابی سے لے کر چلتے ہیں تو خان صاحب کے لیے راہ ہموار ہوگی. ان کے لیے علیمہ خان کی ٹارگٹ یہ ہے کہ کے پی کے بند ہو جائے، کے پی کے اور اہم روٹس بند ہو جائیں اس مومنٹ پر، جبکہ بلوچستان میں معاملات آپ کے سامنے ہیں، آزاد کشمیر میں لوگ ناراض ہیں، اور اکانومی ہے کہ خراب ہوتی چلی جا رہی، گراف گرتا چلا جا رہا ہے، مہنگائی سنبھل نہیں رہی، پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا کی بڑھ رہی ہیں. پاکستانی اسے اور مس یوز کر کے ہماری قیادتیں، حکومتیں اس میں خود سے منمانی کر کے اپنا خرچہ چلا رہی ہیں اس سے. اور ہر گزرتے دن پیٹرول کی قیمتیں ریوائز ہو رہی ہیں، پیٹرول پمپ سے احتجاج پر جا رہے ہیں. اب کیا کیا جائے گا؟ اس سچویشن کو کیش کرانے کا اس سے اچھا موقع نہیں تھا. تو اس میں لیکن اتنی لیٹ تحریک، اس دوران 2 ہفتے کا گیپ ہے، کہ حکومت دوبارہ سنبھالنے لے گی سچویشن کو، پیٹرول پرائسز کم نہیں کرے گی. تو یہ دیکھا جائے گا کتنی گرفتاریاں ہوں گی. علیمہ خان گرفتار ہوں گی تو موومنٹ پھر بھی چل پائے گی یا نہیں. زیادہ امکان ہے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، جیسے کہا گیا ان کے بینک اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے ہیں. گرفتاری کی طرف ہی قدم ہے. ان کی باقی بہنیں جو ہیں وہ معصوم سادہ لوگ ہیں، وہ تحریک چلانے کی وہ قوت نہیں رکھتی. ڈائنامک لیڈر کے طور پر علیمہ آپا ہی سامنے آئی ہیں، انہیں کو دیکھا جا رہا ہے. گرچہ نورین آپا نے بھی تھوڑی سی انٹری ماری ہے اور انہوں نے سخت بیان دیا ہے سسٹم کے خلاف، اور ان کے اوپر بہت سخت باز پرس بھی ہوئی ہے اداروں کی طرف سے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی سچویشن اگلے چند دنوں میں مزید واضح ہوگی، البتہ مزید سختی آ سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے. ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ابنائے ہرمز سے آئل کی بندش اور رکاوٹوں اور تعطل کے بعد اب ایک اور راستہ بند ہونے جا رہا ہے، بلکہ بند ہو چکا ہے سعودی عرب کے لیے، جو کہ خود آئل سپلائر ہے اور ایشیا کو بڑی مقدار میں آئل سپلائی کرتا ہے. اور چائنا کے لیے مشکلات کے دن شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کا آئل کا ذخیرہ تھوڑا رہ گیا ہے. اور وینزویلا سے ویسے سپلائی بند تھی، اب ہرمز میں ویسے مسئلے تھے، اب باب المندب بھی بند ہو گیا. چائنا اس سے ناراض ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے. اس سے دنیا میں آئل پرائسز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. $94 پر بیرل اب ویڈیو بناتے ہوئے، اور اس سے ایکسیڈ کر چکی ہوگی موسٹ لائکلی. اور جس دن اس نے
ट्रिपल फिगर यानी $100 को टच किया, उसके बाद कीमतें पूरी दुनिया में होशरबो हद तक बढ़ जाएंगी। इसका पूरा फायदा हमारी रियासत और हुकूमत उठा रही है और यहाँ पर प्राइसेस डेली बेसिस पर रिवाइज हो रही हैं। इस पर पेट्रोल पंप्स एहतजाज पर जा रहे हैं। 23 जुलाई 2026 की रात से पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे, एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट कितने दिन जारी रहेगा मालूम नहीं। वो कह रहे हैं कि वीकली या मंथली बेसिस पर रिवाइज की जाए। वो वीकली बेसिस पर नहीं कह रहे, वो मंथली कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये वीकली बेसिस या 15 या फोर्टनाइटली बेसिस 15 दिन की बुनियादों पर रिवाइज की जाएंगी। ये पेट्रोल पंप्स की बंदिश से लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना होगा, ट्रैफिक रुक जाएगी, पहिया जैम हो जाएगा और वैसे एहतजाज का मौसम है हर तरफ, तो इसका पूरा फायदा एहतजाजी तहरीकें उठाएंगी। हुकूमत हर हाल में कोशिश करेगी इस मसले को सॉर्ट आउट करे, बज़ाहिर से कुछ गिव अप भी करना पड़ जाए, लेकिन इस वक्त मुआशी मुश्किलात इस हद तक बढ़ गई हैं। चाइना $28 अरब मांग रहा है, ऑयल सप्लाई शॉर्ट है, $6 अरब सऊदी अरब से डिमांड की है, $10 अरब अमरीका से मांग लिए हैं। दोनों देंगे क्या देंगे, अपनी शराइत पर वो देंगी। तो सिचुएशन मुश्किल हो रही है, इकोनॉमिक मुश्किलात ऐसी हैं, हुकूमत से उसकी बैड गवर्नेंस की वजह से मुईशत संभलने का नाम नहीं ले रही। एहतजाजी तहरीकें सर उठा रही हैं, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, PTI का एहतजाज आ रहा है और सारा मामला जो है हुकूमत के खिलाफ जा रहा है। आलमी सतह पर हालात भी कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन में ऑयल प्राइसेस का बढ़ना महंगाई को बढ़ाएगा, गरीब पर मजीद कहर ढाया जाएगा। गरीब इसके लिए तैयार रहे और क्या कर सकता है। हम बात करेंगे डॉक्टर नबिया खुला केस पर। डॉक्टर नबिया और उनके हस्बैंड में जो डाइवोर्स हुई है, अच्छा मेरी सिक्स सेंस शुरू से यही थी कि ये कपल जो है ना डाइवोर्स लेगा। जितने लाउडली अपने मैरिज के इश्यूज को डिस्कस कर रहे थे पब्लिक में, शुरू में भी खटपट हुई, तो एक्चुअली ये तकलीफ दे इसलिए है कि जो ये मोहतरमा है डॉक्टर नबिया या डॉक्टर हैं यानी आई डोंट नो, ये मोटिवेशनल स्पीकर है मैरिज के हवाले से, फैमिली मैटर्स के लिए, निजी मामलात की मोटिवेशनल स्पीकर है। लोगों को मोटिवेट किया करती थी कि सब्र करें, बर्दाश्त करें वगैरह वगैरह। खुद सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार है। देखिए मैरिज में एक दूसरे के राज पर पर्दा रखने के लिए का हुक्म दिया गया है और ये भी कहा जाता है जिसे छोड़ दो उसका गिला ना करो, लेकिन आप अपनी हर मामले को पब्लिक में लेकर आ रहे हैं। वो गालियां दे रहा है, उसकी गालियां वायरल हो रही हैं, आप कुछ कह रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम, औरत पर उसके कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं सच्चे झूठे, और आदमी के ऊपर ये इल्ज़ाम के घर वालों के साथ मिलकर तशद्दुद करता है, टिपिकल इल्ज़ाम आता है। मुझे कभी कभी ये शक होता है कि कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं कि पहले कपल को बड़ा अच्छा करके पोर्ट्रे किया जाता है, देखिए मैरिज हो गई सब कुछ होता है, उसके बाद उस मैरिज के इंस्टीट्यूशन से लोगों को डिस्करेज किया जा रहा हो। कुछ ऐसे वाकयात कई सालों से हुए हैं पूरी पाकिस्तान में। हमारे फिल्म इंडस्ट्री, हमारे ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म तो कहीं नहीं रही सॉरी, ड्रामा इंडस्ट्री ये बता रही है कि जी मैरिज तो बड़ी बुरी चीज़ है, मैरिज में मियाँ बीवी को झगड़ते दिखाते हैं, तलाक़ें दिखाते हैं, यही दिखा रहे हैं। मैरिज का इंस्टीट्यूशन टारगेट कर रहा है इब्लीस आपके मुल्क में, दजाली निज़ाम मैरिज के निज़ाम को टारगेट कर रहा है। आप देखें कि मैरिज वाले मियाँ बीवी कपल को कभी अच्छा बैठा नहीं दिखाएंगे, बूढ़े कपल्स बैठे होंगे अच्छे, बाकी नौजवान कपल खूबसूरत खूबसूरत लड़का लड़की लड़ रहे होंगे। ड्रामा में दिखाया जाता है, अब ये असल रियल लाइफ में दिखाए जा रहे हैं ड्रामे, ताकि लोग कहें मैरिज तो है ही बकवास। और इसे इस चीज़ से लिंक करें आप कि पाकिस्तान में जो मैरिज के खिलाफ लॉज बन रहे हैं कि बीवी को घूरना भी जुर्म है और उसके बाद उससे आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इसके अलावा आप उसको प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा देंगे। मैरिज के इंस्टीट्यूशन को हथौड़े मार मार कर ख़त्म किया जा रहा है और ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ये इसका एक जोरे बाजू बन रहे हैं। ये अपने बैड बिहेवियर से लोगों को मैरिज से डिस्करेज कर रहे हैं, अपने हर मैटर को मैरिज के डिस्कस करना, मुझे ये किया, बेडरूम में ये किया, मुझे यूँ मारा, मेरे साथ ये तशद्दुद किया, खुला ले रही हूँ, अपनी फ़ोटो वीडियो वायरल हो रही है साइन करते हुए। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैरिज के ख़त्म होने को एक न्यू नॉर्मल बनाकर पेश किया जाए। यही वजह आप नोट करेंगे, इस्लामाबाद में सिर्फ डाइवोर्स रेट 35% बढ़ चुका है। 35% डाइवोर्स रेट में बड़ा इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान के बाकी इलाकों में, लाहौर में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में हर जगह ये मसला है और कपल्स डाइवोर्स दे रहे हैं। अदालतों में जाएं, आधे से ज़्यादा केसेस प्रॉपर्टी से ज़्यादा, प्रॉपर्टियाँ तो सारे हालात आपके सामने मुल्क में, गुरबत इतनी है, तो आधे से ज़्यादा केसेस जो हैं खुला डाइवोर्स के, मियाँ बीवी के झगड़ों के, ख़ानदानों ससुरालों मेकों के झगड़ों के। तो ये मैरिज के इंस्टीट्यूशन को अवाम जागते रहें, होशियार रहें कि कहीं ये जानबूझकर सब बड़े ड्रामे तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर नबी अली का केस ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे हर चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि एक चीज़ को, पैटर्न को आप नोट करें। सोशल लाइफ में, सोशल मीडिया पर, ड्रामा, सिल्वर स्क्रीन पर, हर सतह पर और पार्लियामेंट में हर सतह पर मैरिज पर ही अटैक किया जा रहा है। और आपने सुना होगा हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शैतान सबसे ज़्यादा दुश्मन मैरिज का, और सबसे ज़्यादा शाबाश इस बात पर देता है जब उस सारे दिन में जो जिन्नात से खबर लेता है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तो जो आकर बताता है ना मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई कराई, वो उसे खसूसी शाबाश देता है। तो मैरिज के इंस्टीट्यूशन ह्यूमन्स का सबसे अहम इंस्टीट्यूशन है, इसे टारगेट किया जा रहा है, इसे बचाएं। ऐसे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बाइकआउट करें।
नाजरीन, डॉक्टर नबिया अली केस का एक और इम्पैक्ट ये हुआ है कि वो थी मैरिज की, यानी मोटिवेशनल स्पीकर मशहूर थी, उनका इमेज तो यही था ना। अब जब लोग देखेंगे कि मैरिज की मोटिवेशनल स्पीकर की अपनी मैरिज फेल हो गई, तो इसका मतलब मैरिज में कुछ नहीं रखा यार, इससे जान छुड़ाओ, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की तरफ जाएं और ये यार मैरिज हमारा भी यही होगा। अक्सर अप्रीहेंशंस, खौफजदा करने का माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब एक प्लान करके मैरिज से डिस्करेज किया जा रहा है लोगों को, और ये सब ड्रामा है। दोनों तरफ के लोग स्क्रिप्टेड खेल खेल रहे होते हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ज़ाहिरन ऐसा लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या हकीकत है। ज़ाहिरन लगता है कि कोई ना कोई गेम ज़रूर है। तो आप अपनी मैरिज के बचाने के लिए इन लोगों का, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का बाइकआउट करें जो अपने ड्रामा में अपने घर के ढोल जो है गली में पीट रहे होते हैं सोशल मीडिया पर। मुझे यूं कि लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं, ये अपनी फैमिली प्राइवेसी को लोगों को बाहर लाने का की तरकीब दे रहे हैं आप लोग, ये क्या कर रहे हैं? कम से कम रियासत को तो एक्शन लेना चाहिए, रियासत तो खुद ऐसी कानून साजी में लगी है अफसोस के साथ। तो नाजरीन, आज की खबरें यही थी। अगली वीडियो में मैं कल की अपडेट्स लाऊंगा, लेटेस्ट अपडेट्स शोबिस से भी, और जो इंटरनेशनल हालात हैं, मशरिक वस्ता के हालात, ईरान अमेरिका जंग और दाखिली हालात के हवाले से अपडेट रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।